वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ सुमन पांडे एंड CGPSC साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर है ये, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड देन ओम्स लॉ एंड देन उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर है? ये 4 टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स अगर हम 2 कंडक्टिंग बॉडीज लेते हैं तो अगर एक के ऊपर पोटेंशियल जो है ज़्यादा है और दूसरे की तरफ कम है, विभवांतर है अगर मान लीजिए दोनों बॉडीज़ में, और अगर हमने इनको किसी कनेक्टिंग वायर से, दैट मीन्स कोई भी सुचालक तार से अगर हमने कनेक्ट कर दिया, तो जो चार्जेस है उनका फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होने लगता है। लेकिन ये जो फ्लो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। दैट मीन्स अगर हमको परमानेंटली चाहिए कि हम चार्जेस जो है वो फ्लो कराते रहें, तो हमें कुछ नया मीन्स हमें परमानेंटली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किससे मिलेगा, आइदर बाय सेल और बैटरी। तो जनरली हमने टॉर्च देखा है। टॉर्च में होता क्या है, बल्ब कब जलता है, जब हम उसको सेल से कनेक्ट करते हैं, और सेल से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास स्विच होता है। तो जो स्विच है वो क्या करता है, क्लोज्ड सर्किट। दैट मीन्स वो जो स्विच है वो दोनों के बीच में कनेक्शन कि बल्ब अब जलेगा, कब जलेगा, जब हमारा सेल जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्लोज्ड सर्किट जो है वो स्विच के थ्रू मिलता है। तो हमें ये किससे मिलेगा, या तो हम सेल लगाएं या फिर बैटरी जो है उसी से एक कांस्टेंट दैट मीन्स परमानेंट अगर हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो ये हम करने के बाद कंटिन्यूअसली करंट जो है उस सर्किट में फ्लो होगा। तो अब हम बोलते हैं कि जो करंट है वो जो फ्लो हो रही है, दैट मीन्स चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो चार्जेस है वो फ्लो होना ही करंट नहीं है, बल्कि क्या है कि चार्जेस का फ्लो होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम पे 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हुए वो रिप्रेजेंट करेगा उस करंट को। तो करंट कितनी ज़्यादा होगी 1 सेकेंड में, या फिर जो पर्टिकुलर टाइम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो ये जो करंट है इट इज़ क्या बोल रहे हैं, आई करंट जो है क्या बोल रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ओके, करंट। तो हम अगर मान लीजिए बोलते हैं चार्जेस जो है वो Q है और एक पर्टिकुलर टाइम हम T लेते हैं, ये T टाइम, और चार्जेस जो है इसको हम Q लेते हैं, तो I इज इक्वल्स टू Q बाय T। Q जो है चार्ज है, इसका यूनिट होगा कूलम, एंड टाइम जो है वो सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड ये इसकी यूनिट होगी, कूलम दैट इज C एंड सेकेंड S। तो कूलम पर सेकेंड क्या है, करंट की यूनिट है। अब अगर हमको इसको, हाँ, ये जो यूनिट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर में, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं A। तो अगर हमको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, डिफाइन करिए 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या होगा, जो चार्जेस है 1 कूलम होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज को अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में क्या होता है, चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स कितना चार्ज, अगर चार्ज है 1 कूलम और फ्लो हो रहा है कितना, 1 सेकेंड में, तब हम क्या बोलेंगे, उस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो हो रही है। सो 1 एम्पियर इज 1 कूलम चार्जेस, 1 coulomb charge flowing in 1 second in the circuit, then कितनी 1 सेकेंड तक अगर ये फ्लो होते हैं चार्जेस सर्किट, देन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। दैट मीन्स कितनी करंट फ्लो हो रही, 1 एम्पियर करंट। सो 1 कूलम चार्ज, या फिर हम इसको बोलेंगे डिफाइन करना क्या है, इट डिफाइंस द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्जेस इन 1 सेकेंड। ओके, ट्रांसफर ऑफ एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज, ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। बहुत सिंपल सी अगर आप डेफिनेशन इसकी देना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि 1 एम्पियर जो करंट है क्या है,
1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करना 1 सेकेंड में। अब इसको हम मेजर किससे करेंगे, है ना, सर्किट में ये लगेगा कैसे, और तो इसका जो मेजर है वो किससे हम करेंगे, अमीटर से करते हैं। अमीटर ये जो है जनरली ऐसा होता है, ये 0 से शुरू होता है, यहाँ स्केल 0 देन 10 20 30, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बिना किसी डायरेक्शन के। दैट मीन्स सिर्फ उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका अमाउंट बस बताएगा, ये नहीं बताएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चाहिए तो हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को भी शो करता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब क्या होगा, बीच में रहेगा, अब यहाँ पे रहेगा हमारा 0 और इस साइड रहेगा 10 20, इस टाइप से 10 20 या 1 2 3 जितना हमको लेना, और यहाँ भी वैसे 10 20 ऐसा। इसका मतलब इधर रहेगा अगर हमारा ये एरो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस टाइप से इसका स्केल बना होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर, और इसके थ्रू हम ना कि अमाउंट बल्कि हम डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं करंट की, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अमीटर जो है वो सिर्फ शो करेगा कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, ये डायरेक्शन नहीं शो करता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट को शो करता है। और अमीटर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्लियर है, ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव, दैट मीन्स बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है, बोलना चाहिए लो रेजिस्टेंस का। इसीलिए जब हम सर्किट में हमें पता करना है कि किसी भी बल्ब के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस सर्किट के। तो लो रेजिस्टेंस का इसलिए ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब और इसकी करस्पॉन्डिंग हमें पता करना है कि इस बल्ब में कितनी एम्पियर की करंट, तो हम यहाँ पे अमीटर लगा देंगे। ये हमारा सेल रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी की रहती है क्लोज्ड रहेगी, ये क्लोज रहती है तो ऐसे, ओपन रहेगी तो आपका अलग दिखेगा। तो ये हमारा बल्ब है अगर, तो हम क्या करेंगे अमीटर को सीरीज में लगाएंगे उस सर्किट के, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस का, अगर हाई रेजिस्टेंस की हम करंट भेजते हैं, मीन्स लो रेजिस्टेंस है मतलब क्या होगा, उसमें जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो करंट अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है एमीटर जो है वो पूरा का पूरा जल जाए, बर्न हो जाए। अगर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट करें, इसलिए हमारा ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस का है, तो हाई करंट फ्लो होगी तो भी इसमें कोई, तब जैसे घरों में हमारे जो है कनेक्शन रहता है पैरेलल में होता है, क्योंकि हमें हर इक्विपमेंट्स को अलग अलग करंट प्रोवाइड करना होता है, तो अलग अलग करंट प्रोवाइड करने के लिए हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। हमारे सारे कनेक्शंस जो है, इवन घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे पैरेलली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जो है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस कंटेनर को हमने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे से जिसमें सेम है, मान लीजिए सेम लेंथ का है, ये ऐसा सेम विड्थ है इसकी, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे पानी का जो लेवल है मान लीजिए ये ऐसा है, इतना डिफरेंस है दोनों में, पानी के लेवल में इतना। एक दूसरा कंटेनर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए सेम है, लेकिन इसमें जो पानी का डिफरेंस है वो क्या होगा, अगर अलग आएगा, इसको ऐसे बीच में आप ये दोनों बीकर शो करेंगे। सेम आपका लेंथ है, सेम विड्थ है अगर मान लीजिए कंटेनर की, लेकिन अब पोटेंशियल जो है, दैट मीन्स इसका जो लेवल है अब क्या हो गया, वो थोड़ा कम हो गया। ये हमारा पानी है, मान लीजिए इतना, यहाँ पे क्या है, लेवल जो है इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, हाई डिफरेंस, या हाई लेवल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा है, ये क्या हो रहा है, लो डिफरेंस है, बहुत ही कम है दोनों के बीच में।
तब क्या होगा, इस वाले बीकर में ये जो पानी का फ्लो है वो फास्ट होगा। अगर जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच का लेवल का डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा स्पीड में पानी जो है वो कहाँ फ्लो होगा, इस बीकर से इस बीकर की तरफ। लेकिन जितना कम इनके बीच में गैप है, दैट मीन्स दोनों का जो लेवल है, अगर उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है तब पानी का जो फ्लो है यहाँ से यहाँ वो स्लो होगा। ये स्लो होगा और यहाँ पे पानी का जो फ्लो हो रहा है फास्ट होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, पानी का जो फ्लो है वो स्लो होगा और यहाँ पे फास्ट कब होगा, जब यहाँ का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा तभी फास्ट होगा। सेम वैसे अगर किसी सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो करंट बहुत फास्ट होगी, मीन्स बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और अगर पोटेंशियल जो है वो कम है तो करंट जो है वो कम होगी। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पे डिपेंड कर रही है कि करंट कितनी फ्लो होगी। तो ओम्स ने 1827 में वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन क्या दिया कि जो वोल्टेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, V जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है I। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखते हैं। सो मान लीजिए दिस इज RI, तो V इज इक्वल्स टू RI। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्लियर है, वेयर R इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। सो R इज इक्वल्स टू V बाय I, ऐसा भी हम लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है, अगर हम क्या करते हैं I की अलग अलग वैल्यूज पे V और R के बीच में, मीन्स V के अलग अलग वैल्यूज पे I की जो वैल्यू आएगी उसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि अगर ये जो हमारा कंडक्टिंग वायर है अगर उसकी जो फिजिकल स्टेटस है, दैट मीन्स फिजिकल कंडीशन जो है, मतलब उसकी जो लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम होता है तब उसमें बहने वाली जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, वोल्टेज की प्रोपोर्शनल होगी। या वोल्टेज जो है क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही कम करंट फ्लो होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कब तक करंट फ्लो होगी, जब तक कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, जो फिजिकल कंडीशन है वो भी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि टेम्परेचर चेंज हो जाए। ओके, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिए कैसे करेंगे। सो मान लीजिए इधर आपका वोल्टेज है, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए बैटरी लेते हैं और अमीटर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये अमीटर है, ये बल्ब आपका जो भी है, करंट कितनी फ्लो हो रही है बस हमको यही मेजर करना है। और हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका और ये अमीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सेल लगाएंगे, उसके थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है वो देखेंगे, फिर ये 2 सेल लगाएंगे, देन करंट कितनी फ्लो हो रही है वो मेजर करेंगे, देन थर्ड, तीसरा सेल, तीसरी बार करंट। ऐसा हम जब लेते हैं और V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मान लीजिए ये V है और यहाँ पे I1, V1 ले लिए, फिर उसके बाद V2, यहाँ से V2, यहाँ से I2 ले लिए, देन उसके बाद फिर से वैसे ये V3 के करस्पॉन्डिंग करंट I3। तो जब हम मिलाते हैं इन पॉइंट्स को तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है जैसी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेट होगी और इसी का जो स्लोप है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। क्लियर है, तो ये ग्राफ हमेशा आता है कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो ग्राफ है V और I के बीच में क्या है, ग्राफ है जो कि शो करता है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। क्लियर है, तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको हमको डिफाइन करना है कि क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रेजिस्ट करना, मीन्स रोकना। तो जो भी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में उसको अपोज करेगा। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, जनरली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस है उनको अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ही कम होगी। क्लियर है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्लियर, नाउ उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस।
प्रतिरोध। क्या बोल रहे हैं? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट, resistance रोकना, flow of charges through the circuit, क्लियर है? R हमने अभी देखा ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू क्या आया? V बाय I। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? ये वोल्ट, करंट की एम्पियर, सो वोल्ट बाय एम्पियर, इट इज कॉल्ड ओम। ओके, ओम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब हम डिफाइन करेंगे 1 ओम, तो क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, दैट मीन्स ना। इसके बाद अब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करेगी? तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है कि 1 ओम है या 4 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स होगी किससे? रजिस्टर से, रजिस्टर। लेकिन अगर मान लीजिए हमको वैरी करना है तो हम क्या लगाते हैं? रियोस्टेट लगाते हैं। तो रियोस्टेट क्या करता है? चेंज करता है। अगर आपको रेगुलेट करना है करंट को, तब हम क्या करेंगे? वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है रजिस्टर का, तो सिंपल ऐसा होता है, लेकिन अगर वेरिएबल है देन एरो लगा रहेगा, या फिर ऐसा और यहाँ ऐसा एरो बना रहेगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस बोलेंगे। किससे? हम रियोस्टेट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कांस्टेंट ओम का रजिस्टर लगाना है, दैट मीन्स ये फिक्स रहेगा, सर्किट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर करंट को रेगुलेट करना है तो हम चेंज किसके थ्रू करेंगे? बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। सो ये किससे करेंगे? रियोस्टेट के थ्रू करेंगे। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? यार इसके बेसिस पे हम रेजिस्टिविटी डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टेंस है, resistance depends on नंबर 1 लेंथ। सबसे पहले या फिर हम लेते हैं मटेरियल पे। ओके, मटेरियल क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, तब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो कम हो गए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अपने आप जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टेंस मीन्स अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट का। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस अगर कम है, दैट मीन्स जो करंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, कंडक्टिविटी हाई होगी। तो ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तब क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज 1 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस कम होगा अगर ज़्यादा हुए तो, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर ये कम हुए तो। नाउ सेकेंड जो है वो लेंथ ऑफ मटीरियल, लेंथ ऑफ वायर जो कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, यहाँ का एरिया जो है वो कांस्टेंट रहा, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की, रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। नाउ जो थर्ड है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AP। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, अगर मान लीजिए ऐसा चौड़ा वायर है तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जितना ज्यादा है, एरिया इसका जितना ज्यादा होगा, A1 अगर ज्यादा है तब क्या बोल रहे? रेजिस्टेंस कम। और यही चीज अगर हम छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, देन इसके लिए जो R2 होगा वो क्या होगा?
कम है तो ज़्यादा होगा, ये कम है तो ज़्यादा, और ये ज़्यादा है तो R1 कम होगा। क्लियर इस पे। ना उसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो नंबर फोर्थ हम लेते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर T क्या बोल रहे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। R ज़्यादा है देन T जो है जितना ज़्यादा है R भी उतना ही ज़्यादा होगा। T कम है देन ये। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि जो हमारा कंडक्टर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो हम इन तीनों को, अगर इन दोनों को कंबाइन, मेन जो है इन दोनों को ही कंबाइन करेंगे तब हमको रेजिस्टिविटी मिलेगी। क्या बोला मेन, अब रेजिस्टिविटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो पहला हम क्या बोल रहे हैं, जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्लियर है। ये है हमारा एरिया और ये है लेंथ, ये L हो गया एंड दिस इज A। सो R, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब एक कांस्टेंट रखेंगे, सो रो L बाय A, RHO रो। तो ये क्या है, रो जो है इट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कंडक्टर। मटेरियल मीन्स अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी, और ये जो रेजिस्टिविटी है इट डजंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सिर्फ क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of charges। ओके, हम सिंपल इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज के फ्लो को अपोज करती है। इसके बाद हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सबसे मेन आपको यही याद रखना है कि ये मटेरियल विच resist या opposes resist the flow of charges या electric current, flow of electric current through the circuit। okay, this is resistivity। अब आप वन रो जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं सेम वैसे। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, हाँ रो जो है उसकी यूनिट देख लेते हैं। सो रो इज इक्वल्स टू R A बाय L। अब R रेजिस्टेंस की, ओम है, एरिया L स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो ये कट गया, आ गया ओम मीटर। तो ये इसकी SI यूनिट है, क्या, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है इट इज ओम मीटर। क्लियर है। सो रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन कर लिया। हाँ, अब जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होती है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम रेजिस्टिविटी लेते हैं कुछ मेटल्स और एलॉय की, तब ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, उनको आप नोट कर लेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स की जो वैल्यू होगी रेजिस्टिविटी की कांस्टेंट होगी। नाउ सेकेंड, अगर हम मेटल्स या फिर और एलॉय लेते हैं, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है, रो जो होती है वो 10 टू दी पावर -8 टू 10 टू दी पावर -6 ओम मीटर होती है, ओम मीटर। और यही चीज चेंज हो जाएगी किसके लिए, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के लिए, इन सब के लिए। नॉन मेटल्स अगर हम बोलती हैं तब, नॉन मेटल्स, नॉन बहुत ज़्यादा होगी, जैसे हम इंसुलेटर वगैरह बोलते हैं तब। नॉन मेटल्स के लिए 10 टू दी पावर 12 टू 10 टू दी पावर 17, 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर नॉन मेटल्स की है। फिर उसके बाद जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो लो रेजिस्टिविटी का, इसलिए करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो एल्यूमिनियम एंड जो कॉपर है इनकी रेजिस्टिविटीज लो, कम होती है, लो, देयरफॉर जो करंट होती है इट इज़ वेरी हाई।
एल्यूमिनियम एंड कॉपर। अलॉयज जो होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूज करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है अलॉयज की। रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई देयर। करंट जो है कम, तो जो करंट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे प्रेस आयरन वगैरह में हम यूज करेंगे। देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, देयरफॉर दे डू नॉट बर्न रेडियली, ये बर्न नहीं होंगे। हीटिंग डिवाइसेस में हम इनको यूज करेंगे। तो ये कंडक्टिविटी पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे कि क्या होगा, और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड जो है छोटे छोटे से पॉइंट्स थे क्या कि जो रेजिस्टिविटी होती है हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है। फिर मेटल्स या फिर अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी होगी, 10 टू दी पावर -8 टू 10 टू दी पावर -6, बहुत कम होती है। अलॉय की ज़्यादा होती है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, पर यहाँ से यहाँ नॉन मेटल्स जो है दैट मीन्स जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो 10 टू दी पावर 12 टू 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इसलिए इसमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। देन अलॉयज जो होती है उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, देयरफॉर हम क्या बोल रहे हैं, इनका जो यूज़ है हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के रूप में करेंगे एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न रेडियली। ये कुछ पॉइंट्स थे रेजिस्टिविटी पे। ओके, थैंक यू।